हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आपको यह सप्ताह में 7 दिन चल रहा है। अभी मैं घर पर हूं, इसी कारण बीच बीच में वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन आपको कल से वीडियो कंटिन्यू आने लगेंगे। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है और मिलता भी रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के आपके सामने चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। अभी तक जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू इसको फॉलो किए हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम की डेट की बात करें तभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभवतः एग्ज़ाम के डेट बढ़ने की ज़्यादा चांस है। एग्ज़ाम आपको दिसंबर में आपको 17 या 18 तारीख को होने की संभावना है, यही दो डेट में। अन्यथा अभी आपको 26 और 27 दिसंबर के ही 26 और 27 नवंबर का ही डेट मानकर तैयारी करना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होता है क्योंकि इसमें मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होना लाजमी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा। तो आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, टोटल वीडियो को देखिएगा, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले और जानकारी मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और एक टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से ही चलता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ वहीं पर डाले जाते हैं। और जो भी आगामी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जीके जीएस का काफ़ी अहम भूमिका रहता है और जीके जीएस आपका इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति की सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया है? MOU 1980 से 81, 1984 से 85, 1987 से 88 और 1991 से 92। तो MOU पद्धति की समझौता कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1987 से लेकर 1988 तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? यानी कि NAEB की स्थापना कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? 1987 में, 1992 में, 1995 में और 1998 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1992 में इसकी NAEB की स्थापना की गई थी। 1995 की बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रेखी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रेखी समिति प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कर सुधार से और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से है। जीएसटी दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी भारत में 2017 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? राष्ट्रीय महिला कोष 3री पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी उन्मूलन से है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मंदिर में बाहर 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण भी है? दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में, भीतरगांव मंदिर कानपुर में, भूमरा का शिव मंदिर सतना में और तिगावा का विष्णु मंदिर जबलपुर में। तो यह कहाँ पर है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दशा अवतार का मंदिर जो है देवगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी किसकी उपलब्धता से सर्वाधिक होती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हमको पढ़ना है मेनली रूप से 4 प्रकार की ही मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सबसे ज़्यादा होता है? तो नाइट्रोजन की, पोटास की और फास्फोरस की। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पोटास की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको नई डाटा के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी और उसके बाद आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ग्रेट निकोबार के, दक्षिणी अंडमान के, मध्य अंडमान के और उत्तरी अंडमान के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि दक्षिणी अंडमान के है माउंट हैरियट सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपके एग्जाम में सहायक नदियां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सहायक नदी भी याद रखें, ब्राह्मणी और वैतरणी। तो क्षिप्रा नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नदी। तो यह महानदी की है जो कि उड़ीसा में बहती है। क्षिप्रा नदी के किनारे आपको उज्जैन शहर बसा है जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर भी आपको कुंभ मेला लगता है। और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया है और दूसरे तरफ आपको राज्य दिया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो जो दर्रा है आपको जम्मू कश्मीर में, यह बिल्कुल आपको सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको बिल्कुल सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। चांगला दर्रा जो है आपको मेघालय में नहीं है, यही गलत है। तो चांगला दर्रा गलत है, तो गलत को चुनना था। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि कौन सा रोग होता है? अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा की वृद्धि हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्लू बेबी, ब्लैक फुट, इटाई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम के कमी से इटाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में और नागपुर में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ए यानी कि नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मुख्यालय है। वन अनुसंधान केंद्र आपको देहरादून में है। सबसे ज़्यादा आपको संतरा नागपुर में होता है। और बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन आपको कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 12, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित है? बहमनी राज्य के संस्थापक जो थे हसन गंगू थे और उसमें पूछा जा रहा है कि अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो मंत्रियों के कर्मी का निरीक्षण करता था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था, वकील ए सल्तनत का सहायक था। तो बहमनी राज्य में यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन थे? सनकादि निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य थे सनकादि से। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा के भी शुरुआत किया था और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली राजधानी लाया था लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे जो कि राजधानी उस समय लाहौर था। इन्हें लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। बलबन का पूरा नाम बहाउद्दीन बलबन था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिलाना है, एक तरफ आपको मठ दिया है और दूसरे तरफ स्थान दिया है कि कौन सा मठ कहाँ पे है। आइए मिलाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो हेमिस मठ की बात करें तो यह लद्दाख में है और हेमिस तवांग मठ की बात करें तो तवांग मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ की बात करें तो बोध गया में है और नामग्याल मठ की बात करें तो धर्मशाला उत्तराखंड में है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? अशोक के आपको 14 शिलालेख थे, उसमें पूछा गया है कि धर्म की व्याख्या किसमें किया गया है? तो पहला, छठा, 9वां और 11वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 11वां में यह बात कहा गया है। पहला में पशु बलि की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रेशम बनाने के, तो भारत में, चीन में, इंग्लैंड में और मिस्र में। तो रेशम बनाने की बात कहें तो चीन में यह सबसे पहले हुआ था। संसद के जननी इंग्लैंड को कहा जाता है और भारत के संविधान में विभिन्न देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू दांडी में, धरसाना में, वाडला में और सूरत में। तो यह कहां पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि धरसाना में की गई थी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सबसे पहले बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, जो कि 1925 में उन्होंने अध्यक्ष बना था। क्वेश्चन नंबर 19, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठक था? ब्राह्मणों का संगठक था उलर, तर, नाटुर और सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभा। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मणों का संगठन था? तो सभा था। क्वेश्चन नंबर 20, एक तरफ क्रांतिकारी का नाम दिया गया और दूसरे तरफ उसका स्थान दिया गया और इसे मिलाना है। आइए इसको देखते हैं। लियाकत अली की बात करें तो लियाकत अली आपको इलाहाबाद से थे, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो यह आपको बरेली के थे। और अजीमुल्लाह की बात करें तो अजीमुल्लाह बेगम हजरत महल आपको लखनऊ के थे और अजीमुल्लाह की बात करें तो अजीमुल्लाह आपको फतेहपुर के थे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से, रेल से, सिंचाई से और कर से। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 22, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? 1872 में केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उस समय भारत की वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड मेयो उस समय भारत की वायसराय था और पहली बार जनगणना भी उसी के शासनकाल में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा कांड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपको रॉलेट एक्ट हुआ था। जलियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में होता, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की बात करें तो यह आपको 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? भारत के संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के, कैबिनेट मिशन के, अगस्त प्रस्ताव के और अगस्त घोषणा के। तो भारत के संविधान के गठन की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर किया गया था 1946 में। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में हुआ था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और जब तक आपको ईयर नहीं याद रहेगा तो आप इसमें
क्वेश्चन गलत करके आएंगे। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए गणतंत्र, कुलीतंत्र, लोकतंत्र और वांशुनगत राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ब्लू वर्क कहा जाता है? कौन सा जो रीट होता है? प्रमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष और बंदी प्रतिरक्षण। तो यहाँ पर पूछा गया ब्लू वर्क। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हाईकोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। 5 प्रकार के, ये पाँचों प्रकार के रीट आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में रीट से क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की बात कहा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसमें आपको 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की बात की चर्चा की गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए और सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसमें कौन सा तत्व शामिल करने का मुख्य कारण था, यह बात क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? जो कौन सी समिति है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संसद की बात अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो कौन सा समिति नहीं है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति। तो कौन सा समिति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति है। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, राज्य के विधानसभाओं में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में ही लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात है और अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की बात है और विधानसभा की बात अनुच्छेद 170 में कहा गया है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। जैविक जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में और उपयुक्त में सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि जलीय वातावरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार के प्रदूषण का सूचकांक है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और वायु की गति एमिनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, नदी प्रदूषण मापा जाता है। नदी में जो प्रदूषण होता है उसे मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का प्रदूषण मापा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, शुक्ला फंटा
शुक्लाफंटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भूटान में है, नेपाल में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में है। तो शुक्लाफंटा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद अच्छे से रखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे डायरेक्ट याद ही करना पड़ता है, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल का सीमा भारत से 5 राज्यों से लगा है और सबसे ज़्यादा सीमा नेपाल का आपको बिहार से लगा है। पाकिस्तान का भी सीमा 5 राज्यों से लगा है और सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान से लगा है। श्रीलंका से जलीय सीमा लगा हुआ है जिसे पाक जलडमरू के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? लघु रेडियो, हेनरिक हर्ट्ज, मार्कोनी, जोहान रिटर और न्यूटन। तो लघु रेडियो को पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेनरिक हर्ट्ज। और दीर्घ रेडियो के आपके मार्कोनी ने किया था। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने सबसे पहले गति का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, कील उखाड़ना हथौड़ा की उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। जैसे कील मैं उखाड़ता हूँ वह किस? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वह प्रथम उत्तोलक का है। और किसान का हल जो है वह तृतीय उत्तोलक का है और 2 पहिया वाला कूड़ा गाड़ी आपको द्वितीय उत्तोलक का है। तो उत्तोलक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे आयास फलक्रम कहा जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो यह जो सभी ऑप्शन है यह सही है। डायनेमो भी यांत्रिक को विद्युत में करता है, टरबाइन भी यांत्रिक को विद्युत में करता है और पवन चक्की भी यांत्रिक को विद्युत में करता है। क्वेश्चन नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण में जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है। जी एक अदिश राशि है और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी सत्य है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन असत्य है, तो असत्य आपको जी एक सदिश राशि नहीं है, जी आपको अदिश राशि है, यही गलत है, गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 38, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों के बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वह घटता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर और कार्बन। विद्युत में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सिल्वर। जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो यह अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस किरणों में विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जल में अपघटन, जल का प्रकाश का अपघटन, CO2 की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश का अपघटन। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में खान को, पशुधन को, मुद्रा आपूर्ति को और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि मुद्रा आपूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 42, बंदी की दुविधा प्रिजन्स डायमेला शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कांच निर्माण की तकनीकी, चमड़ा उत्पादन की तकनीकी, नौवहन उद्योग की प्रयुक्त शब्द, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक। तो बंदी दुविधा प्रिजन डायलेमा किससे संबंधित नहीं है, यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43,
यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? 8, 9, 10 और 15। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 10 से मिलकर यह बना है। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य की जीभ के किस भाग को कुड़कुड़ाहट की संवेदना होती है? मनुष्य की किस भाग में? अगला भाग में, पिछला भाग में, मध्य भाग में और किनारा वाला भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पिछला भाग में होता है, और आगे वाले भाग में मीठापन होता है, और मध्य वाले भाग में, किनारा वाला भाग में आपको खटापन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एंटोकाइजेन। तो कौन सा यह बदलता है आपको एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी यानी कि पेप्सिन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 में। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। और विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए सबसे ज़्यादा हमें गाजर में मिलता है। और विटामिन बी का नाम थायमीन है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है और सबसे ज़्यादा यह अंकुरित अनाज में मिलता है, जैसे मूंग को खाते हैं, और इससे के कमी से आपको जनन क्षमता की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? किस भाग से? तो ग्रसनी से, कंठ से, ग्रस नली से और श्वास नली से। तो किस भाग से पाचन एवं श्वसन की नलियाँ क्रॉस करती है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ग्रस नली से करती है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो दामा, हृदय, गाउट और इनमें से कोई नहीं। रक्त में मूत्राम्ल के उच्चतर स्तर के कारण कौन सा होता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी यानी कि गाउट। क्वेश्चन नंबर 49, आँख का वह कौन सा भाग है जिसके वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँखों को रंग को निश्चित करता है? आँख का वह कौन सा भाग है? तो कार्निया है, कोराइड है, आइरिस है और विट्रमस पिंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि आइरिस है। आँख का वही भाग है जो कि आपके आँखों के रंग को निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, गोल क्रीम एक मानव परजीवी है जो कि निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? गोल क्रीम क्षुद्रांत में, यकृत में, वृद्धांत में और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और सी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल क्रीम मानव के परजीवी जो कि आपको क्षुद्रांत में पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। तो इस तरह इस पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी डाउट ना हो। तो आइए इसका कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया जाता है उसमें काफ़ी अच्छा तथ्य रहता है और जो कि आपके एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड यहाँ से टू द पॉइंट तथ्य है जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट द्वैतावाद थे। यह क्वेश्चन पूछता है कि विशिष्ट द्वैतावाद कौन थे? तो रामानुजा हैं। द्वैतावाद की बात करेगा तो माधवाचार्य। आपको ये वाला याद रहे या ना रहे, लेकिन ये वाला आपको याद होना चाहिए दोनों। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, माधवाचार्य की बात करें तो द्वैतावाद, विष्णु स्वामी की बात करें तो शुद्ध द्वैतावाद और निम्बकाचार्य की बात करें तो द्वैताद्वैतवाद। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद,
विष्णु स्वामी शुद्ध दैता और निम्बकाचार्य दैता दैतवाद। आइए आगे देखते हैं। एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ उसके निर्माणकर्ता दिया गया है। कोणार्क की सूर्य मंदिर जो है आपको उड़ीसा में है और इसने किसे बनाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कांची के कैलाश मंदिर की बात करें, कांची के कैलाश मंदिर आपको महाराष्ट्र में है और इसे बनवाया कौन था? तो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था कांची के कैलाश मंदिर। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था, मामल्लपुरम का, कांची का और मामल्लपुरम का। एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एलोरा के कैलाश मंदिर कहेगा तो आपको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और कांची के कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था। पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, चोल शासक गंगदेव के द्वारा यह बनवाया गया था। और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर याति केसरी के द्वारा यह बनाया गया था। तो आपको उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही पड़ता है, तब पुरी का भी वहाँ पड़ता है और कोणार्क का, यह तीन मंदिर तो आपको वहीं पड़ता है। तो इस तरह आपके सामने जो स्मरणीय तथ्य था वो भी मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आपके सामने पेश किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। किसी भी सेट को बनाया जाता है तो उसको अच्छे से डिस्कशन किया जाता है और डिस्कशन करेंगे अच्छे से तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और एग्ज़ाम में आपसे गलती नहीं होगी। तो मैंने इस बार को बार बार आपके सामने पेश करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें और किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे अपने नोटबुक में नोट करें और उसके बाद एक बार ज़रूर रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बात बताया जाता है आप उसे अच्छे से फॉलो करते होंगे और समझते होंगे। जो भी स्टूडेंट इसको कंटिन्यू फॉलो करते आया होगा तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो नए लोग चैनल पर जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पुराने लोग अपने ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे, उसको भी इससे लाभ मिले। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन के समाप्त करता हूँ, मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।